हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों अच्छे से कर रहे होंगे, पूरी ऊर्जा के साथ जुटे होंगे। पूरी ऊर्जा के साथ आपका कॉम्पैक्ट या स्टडी पॉइंट भी जुटा हुआ है आपकी तैयारी कराने में बच्चों। लगातार क्लासें रिवीजन के तौर पर चल रही हैं बच्चों और रिवीजन के अगले सेशन में आज आपके पास है बच्चों कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण तथा ग्लूकोज की संरचनाएं। पेपर में बच्चों ग्लूकोज की संरचनाओं से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। ग्लूकोज का डीएल विन्यास क्या होता है और ग्लूकोज का हाइवर्थ प्रक्षेपण सूत्र क्या होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे बच्चों। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात इसका वर्गीकरण करेंगे और इसके विभिन्न संरचना सूत्रों पर हम ध्यान देंगे। इनकी संरचनाएं किस तरह से होती हैं, आइए समझते हैं आज। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट बच्चों, तो ये जो टॉपिक्स है बच्चों ये आपके बायोमॉलिक्यूल से है, अर्थात जैव अणु से है। जैव अणु आप जानते हो बच्चों, ऐसे निर्जीव जटिल कार्बनिक पदार्थ जो जीवन का आधार होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिकों को बच्चों कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, सॉरी बच्चों जैव अणु कहा जाता है। तो उन जैव अणु में बच्चों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वसा होते हैं, लिपिड होते हैं। तो उन्हीं में से एक जैव अणु क्या है हमारे पास बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसको आज हम बहुत साधारण से शब्दों में समझने वाले हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट बच्चों पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, दो शब्द याद रखिए बच्चों, केवल दो शब्द याद रखिए, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। परिभाषा लिखिएगा बच्चों, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रॉक्सी पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन क्या होता है। दो ही शब्द से सर ने परिभाषा बता दिया कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एवं पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो आइए बच्चों समझते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड क्या चीज होता है और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन क्या होता है। तो बच्चों इसका उदाहरण भी हम समझ लेते हैं, उन्हीं के माध्यम से हम इसको परिभाषित भी करेंगे। जैसे बच्चों आपके पास है ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, राइबोज आदि बच्चों, ये सभी बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें से कुछ पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड हैं तो कुछ पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन हैं। अब ये हम समझते हैं बच्चों कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड क्या होता है, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन क्या होता है। तो बच्चों आप जनरली जानते हैं, सामान्यतः जानते हैं कि जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है इन दोनों का आणविक सूत्र समान होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है बच्चों, दोनों एक ही यौगिक नहीं है। कई बच्चे समझते हैं कि इन दोनों का अणुसूत्र समान है तो ये हर गुणों में भी समान पाए जाएंगे या समान होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत बड़ा अंतर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो हम आज समझते हैं ग्लूकोज क्या चीज है और फ्रक्टोज क्या चीज है। तो सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं बच्चों, जो हमारे पास पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। पॉली शब्द जो है बच्चों, जब कोई समूह दो या दो से अधिक बार किसी यौगिक में आता है तो वहां पर शब्द यूज किया जाता है बच्चों पॉली। हाइड्रॉक्सी का मतलब आप जान ही रहे हैं, हाइड्रॉक्सी का मतलब होता है बच्चों OH समूह, जिसको आप हाइड्रॉक्सिल नाम से जानते हो। तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि जो शब्द है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, इसका मतलब समझ में आ रहा है हमें कि इसमें दो या दो से अधिक OH समूह होंगे और लास्ट में आपका बच्चों एल्डिहाइड कह रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह भी है बच्चों। एल्डिहाइड समूह का मतलब CHO। और बच्चों इसी प्रकार से जो आपका पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन शब्द है, इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा यौगिक जिनमें दो या दो से अधिक OH समूह हो, हाइड्रॉक्सिल समूह हो, और एक आपका CO कीटोनिक समूह हो, ऐसे यौगिकों को बोलेंगे बच्चों पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। दो से अधिक बच्चों होने चाहिए OH समूह और एक आपका होना चाहिए कीटोनिक समूह CO समूह। तो बच्चों यहां पर अंतर आप जान पा रहे होंगे, जो आपका जिस यौगिक में दो से अधिक OH समूह होंगे और एक CHO समूह होगा, ऐसे यौगिकों को बच्चों हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। और बच्चों जिसमें दो या दो से अधिक OH समूह होंगे और एक CO समूह होगा, उसको हम बोलेंगे बच्चों पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। आशा करते हैं कि बच्चों आप अब समझ पा रहे होंगे कि जो शब्द है पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब आप समझो जो ग्लूकोज है और जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज होता है बच्चों पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और जो फ्रक्टोज होता है वह होता है पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। हम जब इनका आणविक सूत्र देखते हैं तो ग्लूकोज का भी आणविक सूत्र होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी आणविक सूत्र होता है C6H12O6। आप यही जनरली जानते हैं, होता भी है। लेकिन बच्चों जब हम संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं इनका, तब इनमें अंतर दिखता है। तब इनमें आप क्या पाएंगे, इसमें ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं और एक CHO समूह होता है। जो फ्रक्टोज है बच्चों, ये आपका
ग्लूकोज और ये आपका फ्रक्टोज। अब आप देख रहे हैं दोनों का आणविक सूत्र समान है, लेकिन इनमें अंतर क्या है बच्चों? अंतर यह है कि इसमें जो प्रधान क्रियात्मक समूह होता है वह CHO होता है, और इसमें जो आपका प्रधान क्रियात्मक समूह होता है वह CO होता है, अर्थात कीटोनिक समूह होता है। संरचना के आधार पर इनमें अंतर समझते हैं बच्चों। तो यहां पे समझ लेते हैं, ये बच्चों ग्लूकोज का जब हम संरचना बनाते हैं तो इसमें देखिए 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज का जो संरचना होता है बच्चों, इसमें CHO ये आपका पहला समूह बन जाता है। इसमें 6 कार्बन है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन होंगे। संरचना आप बनाएंगे कैसे उसको भी सीख लीजिए बच्चों। ये आपका जब ग्लूकोज का संरचना बनाएंगे तो उसमें आपको जो पहला कार्बन बनाना है, पहले कार्बन को बच्चों CHO समूह बना देना है। अब इसमें जो दूसरा कार्बन है बच्चों, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठवां कार्बन। जो दूसरा कार्बन है बच्चों, और दूसरे से लेकर के 6वें कार्बन तक केवल जुड़े होते हैं हाइड्रोजन परमाणु और OH समूह। तो जुड़े कैसे होते हैं ये बच्चों? इस कार्बन से OH समूह राइट साइड में, अंतर इतना है बच्चों कि तीसरे कार्बन पर जो OH समूह होगा वो लेफ्ट साइड में रखिएगा, और बाकी कार्बन्स पर OH समूह जो है वो राइट साइड में रखिएगा। जो 6वां कार्बन है बच्चों, इसको आप लिखिएगा CH2OH। बाकी कार्बन की जो बैलेंसी कम दिख रही है, जो बॉन्ड कम दिख रहे हैं, उनमें आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये बच्चों आशा करते हैं कि समझ पाए होंगे। ये बच्चों ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला संरचना है। ग्लूकोज का विवृत श्रृंखला संरचना है। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों? इसमें देख रहे हैं कि एक हमारा CHO समूह है, और 1 2 3 4 5 इसमें क्या है? OH समूह है। एक CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह, 5 OH समूह अर्थात हाइड्रॉक्सिल समूह। तो बच्चों अभी हमने आपको विदित कराया था कि जिस यौगिक में 2 या 2 से अधिक कोई भी समूह हो, हालांकि इसमें OH है, तो वहां पे सबसे पहले शब्द यूज करोगे आप पाली। तो बच्चों यहां पर ये देख रहे हो OH 5 है, तो ये हो गया आपका पॉली हाइड्रॉक्सी। CHO जुड़ा है, इसलिए इसको कहा जा रहा है पॉली हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज जो है बच्चों वो आपका पॉली हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होता है। और बात करते हैं बच्चों फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज जो होता है हमारा, उसका भी आणविक सूत्र होता है C6H12O6। तो इसका संरचना कैसे बनाएंगे बच्चों? ये 6 कार्बन है, 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। ये आपके पास बच्चों 6 कार्बन हैं। इसमें बच्चों 5 OH समूह इसमें भी होते हैं, लेकिन जो प्रधान क्रियात्मक समूह होता है इसमें वो CO होता है। तो बच्चों ये जो पहला कार्बन है इसको हम बनाएंगे CH2OH, और जो अंतिम कार्बन है इसको भी बनाएंगे CH2OH। जो बच्चों दूसरा कार्बन है इसको बनाएंगे CO समूह। ऑक्सीजन की बैलेंसी बच्चों 2 होती है, तो इसको हम द्विबंध से जोड़ेंगे। इस कार्बन की बैलेंसी इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट हो गई। तीसरे कार्बन पर बच्चों OH समूह बाएं तरफ जोड़िएगा, लेफ्ट साइड में जोड़िएगा, इस तरफ हाइड्रोजन। बाकी कार्बन्स पर OH समूह
राइट साइड में, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इधर बच्चों लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन जोड़िएगा। आशा करते हैं बच्चों ये आपका फ्रक्टोज की संरचना, ये आपका फ्रक्टोज है, ये आपका ग्लूकोज है। आशा करते हैं कि बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय विवृत श्रृंखला संरचना में आपको बनाने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो एक सामान्य संरचना खुली श्रृंखला की या विवृत श्रृंखला की बताया हमने। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने आपको इसके पहले बताया कि ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है और जो फ्रक्टोज है वो माफ करिएगा बच्चों, ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज जो है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है, जिससे ये आप देख रहे हो। आगे बच्चों हम वर्गीकरण पर ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होता है उसको भी समझेंगे। आशा करते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट अच्छे से समझे होंगे। आगे चलते हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बच्चों ये क्या चीज होता है, आइए समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण जो है बच्चों, इसके कई आधार हैं, अर्थात कई आधार पर बांटे गए हैं। तो हम सबके आधार पर समझ लेते हैं, परंतु बच्चों याद रखिए हमारा जो फोकस है वो आज ग्लूकोज की संरचना पर है। ये ग्लूकोज की संरचनाएं जितनी भी होती हैं आज इसको हम बहुत अच्छे से समझकर खत्म कर देने वाले हैं, हमेशा के लिए दिमाग में भर देने वाले हैं आपके आज। तो वर्गीकरण समझ लेते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या होता है, कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो बच्चों है जल अपघटन के आधार पर। इसको 3 आधारों पर बांटा गया है बच्चों, जल अपघटन के आधार पर। दूसरा है बच्चों स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर। तीसरा है बच्चों अपचयन के आधार पर या अपचयन व्यवहार के आधार पर। अपचयन व्यवहार के आधार पर। तो बच्चों ये 3 आधार हैं कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के। आपका पहला है जल अपघटन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। दूसरा है स्वाद के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तीसरा है बच्चों अपचयन व्यवहार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन बिहेवियर। तो आज हम समझ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इन तीनों आधार पर कितने भागों में बटे हैं या कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों जल अपघटन के आधार पर जल अपघटन का मतलब यह हुआ बच्चों, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स को जल अपघटित करते हैं तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो अपघटित ही नहीं होते हैं
अर्थात वो सरल अणुओं में परिवर्तित नहीं होते हैं। और कुछ हैं बच्चों, कुछ निश्चित संख्या में मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, और कुछ हैं बच्चों बहुत अधिक संख्या में देते हैं मोनोसैकेराइड के अणु जब उनका जल अपघटन किया जाता है। तो बच्चों जल अपघटन के आधार पर ये 3 प्रकार के होंगे। एक होता है बच्चों आपका पहला है बच्चों मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। दूसरा है बच्चों ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स। तीसरा है बच्चों पॉलीसैकेराइड। ये जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का बच्चों वर्गीकरण है। ये जल अपघटन के आधार पर 3 प्रकार के मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। स्वाद के आधार पर समझते हैं बच्चों। स्वाद के आधार पर 2 प्रकार का बच्चों, स्वाद के आधार पर 2 प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। एक शर्करा होता है, एक अशर्करा होता है। आप इनसे तो भली भांति परिचित होते हैं। और बच्चों अपचयन के व्यवहार के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, उसको भी हम करेंगे। एक होता है बच्चों अपचायक, एक होता है अनअपचायक। अनअपचायक ये बच्चों। तो बच्चों सारे डिफिनीशंस पर हम फोकस जरूर करेंगे, लेकिन आप रिवीजन कर रहे हो, इसका मतलब इन सब की परिभाषाएं आपने पहले से लिखा हुआ है। हालांकि हम सबका परिभाषा विदित कराएंगे, आपको बताएंगे। हमारा मेन फोकस आज आपको हमने पहले ही बता दिया कि ग्लूकोज की संरचनाओं पर है। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो बच्चों, इसलिए हम इन पर फोकस करते हैं पहले। तो बच्चों जल अपघटन के आधार पर ये 3 प्रकार का मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है बच्चों? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं या ऐसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल अपघटन पर पुनः साधारण अणुओं में परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे बच्चों ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, राइबोज है, ये सब बच्चों मोनोसैकेराइड आते हैं। परिभाषाएं हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि बच्चों आज की क्लास को बहुत लंबा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमको सीखना है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो है ग्लूकोज की संरचनाएं। तो बच्चों मोनोसैकेराइड क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के बाद सरलतम कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित नहीं होते हैं वो आपके कहलाते हैं मोनोसैकेराइड। और बच्चों जैसे इसमें आपका है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं आप बच्चों ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ठीक। और बच्चों आते हैं ओलिगोसैकेराइड पर। तो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो जल अपघटन के बाद 2 से लेकर के, संख्या याद रखिएगा बच्चों, 2 से लेकर के 10 अणुओं के बीच में मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं। याद रखना बच्चों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स
जो जल अपघटन पर, अर्थात जब हम बच्चों ओलिगोसैकेराइड का जल अपघटन कराएंगे तो वे जल अपघटन के बाद क्या देंगे, मोनोसैकेराइड के अणु देंगे। कितने अणु देंगे, 2 से लेकर के 10 अणु। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे आपके बच्चों ओलिगोसैकेराइड। जैसे अब बच्चों एक बात और याद रखिएगा, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स आते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड 2 अणु देंगे, जिनका जल अपघटन करेंगे आप, अगर वो 2 अणु दे रहे हैं किसके, मोनोसैकेराइड्स के, तो उसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड। जैसे बच्चों आपके पास है सुक्रोज। सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं, फार्मूला है आपके पास C12H22O11। जब इसका जल अपघटन कराएंगे बच्चों, अम्ल के प्रेजेंस में होता है बच्चों, तनु अम्ल के प्रेजेंस में, तो ये आपका फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये बच्चों ग्लूकोज है, ये आपका फ्रक्टोज है। तो आप देख रहे हैं जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, ये बच्चों आते हैं मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड अणुओं के निर्माण करते हैं, उनको बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। जैसे ये सुक्रोज दिया है बच्चों, सुक्रोज का जब जल अपघटन किया जाता है तो ये मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं का निर्माण करता है, एक ग्लूकोज अणु बनता है, एक फ्रक्टोज अणु बनता है। तो आप आशा करते हो कि ये आप समझे होंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये कई प्रकार का होता है, जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। तो जो सुक्रोज है ये क्या है, डाइसैकेराइड है। क्यों, क्योंकि इसने जल अपघटन के बाद मोनोसैकेराइड के 2 अणुओं का निर्माण किया। ठीक, अब आते हैं बच्चों पॉलीसैकेराइड पर। पॉली शब्द ही हमने आपको पहले ही बता दिया बच्चों, जब आपका कोई भी चीज 2 से अधिक बार हो, तो पॉलीसैकेराइड का मतलब यह हुआ बच्चों कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटन के बाद अधिक संख्या में, अधिक संख्या का मतलब 15 से 20, 25, 30 मोनोसैकेराइड अणुओं का निर्माण करते हैं, उसको बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। आशा करते हैं कि समझे होंगे आप। अब आते हैं बच्चों स्वाद के आधार पर। स्वाद के आधार पर बच्चों 2 प्रकार का, शर्करा और अशर्करा। इसको तो आप भली भांति जानते हो बच्चों। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो स्वाद में मीठे होते हैं, जो स्वाद में मीठे होते हैं, उनको बोला जाता है शर्करा। और जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, उनको बोला जाता है अशर्करा। ये बच्चों मीठे नहीं होते हैं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। तो इनका भी परिभाषा हो गया बच्चों, इनकी भी परिभाषाएं हो गई। और आते हैं अपचयन के आधार पर। तो इनमें भी केवल 2 शब्द याद रखिए बच्चों। एक आपका है बच्चों फेहलिंग विलयन, एक अभिकर्मक है बच्चों ये फेहलिंग विलयन, दूसरा है टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक बस 2 शब्द से हम परिभाषा अपचायक और अनअपचायक शर्करा का समझ लेंगे बच्चों। अपचायक क्या होता है, अपचायक कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। ये बच्चों 2 आपके पास यौगिक हैं, एक फेहलिंग विलयन है, एक टॉलन अभिकर्मक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों फेहलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स इन फेहलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं,
ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों कहलाते हैं अपचायक शर्करा या अपचायक कार्बोहाइड्रेट्स। और जो बच्चों अनअपचायक क्या होते हैं, जो फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर पाते हैं। परिभाषाएं लिखाएंगे बच्चों, बहुत टाइम जाएगा, वीडियो लंबा बहुत नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस परीक्षा की दृष्टि से जो ग्लूकोज की संरचना है उसको हमको सीखना है, बनाना है, आज उसको खत्म करके ही छोड़ेंगे। तो अपचायक और अनअपचायक आशा करते हैं कि आप समझे होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग विलयन टॉलन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं अपचायक शर्करा कहलाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं यानी कि जो अपचयित नहीं कर पाते अनअपचायक शर्करा कहलाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों ग्लूकोज पर। ग्लूकोज क्या है बच्चों? इसी पर हमारा मेन फोकस है बच्चों। ग्लूकोज मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों C6H12O6। एग्जाम की तैयारी बच्चों आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप पेपर को देखें और पेपर देखने के बाद आपके बॉडी में वो एनर्जी आनी चाहिए कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। इस तरह की आप तैयारी करिए। तो ग्लूकोज C6H12O6 अभी हमने बच्चों इसकी संरचना एक सामान्य संरचना बनाया था, आपने उसको देखा था, ये था CHO। इस तरह से इससे 6 कार्बन अटैच्ड थे, 6 कार्बन अटैच्ड थे, 2 3 4 5 6। संरचना बनाना आपको सिखाया मैंने बच्चों। पहले कार्बन को बना देना है क्या, CHO समूह। दूसरा तीसरा चौथा पांचवें छठवें पर क्या करना है, तो तीसरे पर बच्चों OH समूह जो होना चाहिए वो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। बाकी समूहों पर बाकी कार्बन्स पर OH समूह जो होना चाहिए वो राइट साइड में होना चाहिए। लास्ट कार्बन को क्या बनाते हैं बच्चों, CH2OH। बाकी कार्बन्स की वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे हम हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा। ये बच्चों ग्लूकोज की विपरीत श्रृंखला संरचना है। तो अब हम सीखेंगे बच्चों ग्लूकोज का डीएल विन्यास क्या होता है। तो यहां पर बच्चों हम लिख दे रहे हैं ग्लूकोज का डी एवं यल विन्यास, डी एवं यल विन्यास। डीएल विन्यास क्या होता है बच्चों, आइए समझते हैं। ये एक सामान्य संरचना आप देख ही रहे हैं, इसी से समझ लेते हैं बच्चों। जब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्लूकोज की ये एक सामान्य संरचना आप सीखे ही हैं। ये आप देखिएगा जो छठवां कार्बन है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। जो पांचवा कार्बन है बच्चों, इसी के आधार पर हम यानी कि जो CH2OH है इससे जुड़ा जो कार्बन है यानी कि पांचवा कार्बन, पांचवें कार्बन से बच्चों जो जुड़ा हुआ है OH समूह, इसी के आधार पर बच्चों ग्लूकोज का हम सीखेंगे डीएल विन्यास। तो बच्चों जब ग्लूकोज जब आपका CH2OH से जुड़े कार्बन से जो OH समूह है अगर वो राइट साइड में जुड़ा है, राइट साइड का मतलब दाहिनी तरफ अगर जुड़ा हुआ है बच्चों, तब इसको बोला जाता है डी ग्लूकोज। और बच्चों इसी का उल्टा कर दो, बाकी चीजें सेम रखिएगा बच्चों, बाकी चीजों में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई हीला हवाली नहीं है, अंतर है तो बस केवल पांचवें कार्बन से जुड़े OH समूह पर। जो पांचवा कार्बन है बच्चों, अगर
इससे जुड़ा OH समूह दाहिनी तरफ है तो इसको बोलेंगे बच्चों डी ग्लूकोज। तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, डी ग्लूकोज। और बच्चों यही OH समूह हमारा लेफ्ट साइड में आ जाए, हाइड्रोजन दाईं तरफ चला जाए, तो उसको बोलते हैं यल ग्लूकोज। तो हमारा बच्चों जो यल ग्लूकोज होगा वो क्या हो जाएगा, CHO, C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, OH बच्चों लेफ्ट साइड में, H राइट साइड में, OH H। अब देखिए बच्चों, जो OH डी ग्लूकोज में राइट साइड में है, यल ग्लूकोज में क्या करिएगा आप, लेफ्ट साइड में, और हाइड्रोजन को रखिएगा बच्चों राइट साइड में। ये आपका CH2OH, इसको हम बोलेंगे बच्चों यल ग्लूकोज, यल ग्लूकोज। तो आशा करते हैं कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डीएल विन्यास क्या होता है ग्लूकोज का, ये आप समझे होंगे। तो ग्लूकोज का डीएल विन्यास क्या होता है बच्चों, जब CH2OH से जुड़ा जो कार्बन है, अगर उस कार्बन से जुड़ा OH समूह राइट साइड में है, दाहिनी तरफ है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों डी ग्लूकोज। और अगर लेफ्ट साइड में है तो इसको हम बोलते हैं यल ग्लूकोज। प्रकृति में बच्चों जो ग्लूकोज पाया जाता है वो आपका डी ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। आप कहीं कहीं बच्चों देखेंगे लिखा रहता है D+ ग्लूकोज और D- ग्लूकोज। ये प्लस और माइनस क्या होता है बच्चों, इसको भी थोड़ा सा हम 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। प्लस और माइनस बच्चों आप जानते हैं, जब यौगिकों की सक्रियता के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है बच्चों प्रकाश सक्रिय यौगिक, प्रकाश सक्रिय यौगिक। प्रकाश सक्रिय यौगिक क्या होता है बच्चों, जब हम समावयवता पढ़ते हैं तो उसमें आता है प्रकाश सक्रिय यौगिक। प्रकाश सक्रिय यौगिक का मतलब बच्चों ऐसे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है बच्चों, तो उसको भी हम 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। जब किसी स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से बच्चों निकली हुई प्रकाश के किरणों को, प्रकाश के किरणों को हम निकिल प्रिज्म के द्वारा पास कराते हैं, गुजारते हैं। निकोल प्रिज्म होता है बच्चों, निकोल प्रिज्म के द्वारा जब गुजारते हैं, पास कराते हैं, तो जो हमको यहाँ पर प्रकाश किरणें मिलती हैं इनको बोला जाता है बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश। इनको बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। तो बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश समझ पाए होंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों बोला जाता है PPL। PPL का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश। तो प्रकाश सक्रिय यौगिक क्या होते हैं बच्चों, जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को रोटेट करा देते हैं, घुमा देते हैं। जैसे ये इस तरह से जा रहे हैं, तो अगर यहां पर किसी कार्बनिक यौगिक का विलयन रखा गया है और इसको रोटेट करा दिए इस तरह से, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। अब बच्चों जब बात आई घुमाने की, तो घुमाया 2 तरीके से जाता है, या तो वो दाईं तरफ घूमेगा या तो वो बाईं तरफ घूमेगा। वो डिपेंड करता है बच्चों
यौगिक जो इसमें आप डाले हैं इसके प्रकृति पर। अगर यह यौगिक बच्चों पीपीएल को अर्थात प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ घुमाता है, जब दाईं तरफ घुमाएगा तो ऐसे यौगिक को बोला जाता है बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यौगिक। तो बच्चों जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यौगिक होते हैं उनको प्रदर्शित किया जाता है बच्चों प्लस से। और बच्चों अगर ये यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट साइड में घुमा दिया, बाईं तरफ घुमा दिया, तब ऐसे यौगिक को बोला जाता है लिबो रोटेटरी कंपाउंड। तो बच्चों जो लिबो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं या जो लिबो रोटेटरी यौगिक होते हैं उनको कहा जाता है, उनको प्रदर्शित किया जाता है माइनस से। तो आशा करते अब आप समझ गए होंगे ये प्लस और माइनस लगाने का क्या मतलब होता है। तो बच्चों D प्लस लिखा गया है तो D का मतलब तो समझ ही पा रहे हैं, जो OH है 5वें कार्बन पर वो राइट साइड में है, लेकिन प्लस लिखा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये यौगिक है वह डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश को किस तरफ घुमाता है, दाईं तरफ घुमाता है। और अगर माइनस लिखा गया है बच्चों तो माइनस का मतलब अभी हमने आपको बताया कि ये लिबो रोटेटरी कंपाउंड है। लिबो रोटेटरी का मतलब ये यौगिक क्या करेगा, जो पीपीएल है समतल ध्रुवित प्रकाश है इसको बाईं तरफ घुमाएगा। आशा करते हैं कि ग्लूकोज का डीएल विन्यास तो आप सीख गए होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अंतर केवल OH समूह के विन्यास में है। 5वें कार्बन से जुड़ा OH समूह अगर दाईं तरफ है तो आपका डी ग्लूकोज और बाईं तरफ है तो एल ग्लूकोज। आगे चर्चा करते हैं बच्चों इनकी चक्रीय संरचनाओं पर। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना हम सीखते हैं आज बच्चों, बहुत कुछ सीखने वाले हैं बच्चों। चक्रीय संरचना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। अब चक्रीय संरचना कैसे बनाएंगे बच्चों उसको भी समझते हैं और इसी में समझेंगे बच्चों। एवं अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एवं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो बच्चों पहले चक्रीय संरचना समझते हैं, चक्रीय संरचना बनता कैसे है। तो ये चक्रीय संरचना बच्चों उसी विवृत श्रृंखला संरचना के द्वारा ही बनता है। ये आप जानते हैं पहला जो समूह था वो आपका CHO था, इसको हम खुली श्रृंखला में रखेंगे, खुले बंधों के द्वारा दिखाएंगे। CHO आप जानते हो बच्चों, CHO में जो कार्बन होता है वह ऑक्सीजन से द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है। और ये बच्चों OH, H, OH, H, OH, H। CH2OH। ये बच्चों अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, जब आप CHO को देखते हैं तो इसमें आप देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बंध है।
और पाई बंध में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन युग्म। तो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म में जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, आप जानते हैं ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो अधिक होती है कार्बन से। तो बच्चों ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इसको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये बॉन्ड टूटता है और ये बच्चों हो जाता है निगेटिव। जब ये टूटेगा तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और बच्चों जो ये पांचवा कार्बन है, पांचवें कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो सिंगल बॉन्ड H है। इसको यहां से निकालिएगा। यहां जब ये बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, तोड़ेंगे, तो याद रखना पांचवें ही कार्बन से आप तोड़िएगा। तो यहां से आप तोड़ेंगे तो ये निगेटिव होगा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, जब आप इसको इतना कर लिए हैं तो इस ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन निकला वो धनात्मक है और ये जाकर जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, और ये ऑक्सीजन निगेटिव हुआ है, ये जाकर जुड़ जाएगा कार्बन जो कि पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे समझते हैं संरचना बनाएंगे कैसे बच्चों। तो जब ये आपका H यहां आएगा बच्चों तो ये हो जाएगा COH। बाकी चीजें बच्चों सेम रखिएगा, बाकी संरचना में, बाकी प्रदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। CH2OH। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को ऊपर लेकर आ जाते हैं, ये निगेटिव है और ये कार्बन पॉजिटिव है। अब ये आपको इस तरह से इससे जुड़ जाएगा। जब जुड़ जाएगा तो इसका जो निगेटिव है वो और इसका जो पॉजिटिव है वो हट जाएगा। तो ये जो संरचना बना बच्चों, ये ग्लूकोज की चक्रीय संरचना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी बच्चों दो स्ट्रक्चर हो जाएंगे। एक आपका बनेगा बच्चों अल्फा डी ग्लूकोज। याद रखिएगा बच्चों ये क्या चीज है, डी ग्लूकोज है। कैसे जान पाए हम, यहां पर जो OH था वो राइट साइड में था, तो यहां पर हम लिख सकते हैं डी ग्लूकोज। तो ये जो आपका डी ग्लूकोज था, इससे आपका चक्रीय संरचना बना। ये जो चक्रीय संरचना बना है बच्चों, ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब आप सोच रहे हो ये कैसे जान पाए कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज क्यों नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, जो आपका ये OH समूह बना, जो OH समूह बना, अगर ये वाला OH समूह, अब पांचवें कार्बन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब हम पहले कार्बन की बात कर रहे हैं। पहले कार्बन पर जो OH है वो राइट साइड में हो गया, इसमें चक्रीय संरचना में। तो पहले कार्बन पर जो OH समूह है अगर वह राइट साइड में है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। बच्चों डी ग्लूकोज तो था ही ये, यही OH समूह अगर राइट साइड में है तो ये बता रहा है कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है। और बच्चों समझते, इसी को हम लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, और जब लेफ्ट साइड में करेंगे तो इस तरह से संरचना बनेगा। OH हो गया लेफ्ट में, CH2OH। अब देखिए बच्चों, ये इससे आकर जुड़ा है, ये इससे आकर जुड़ा। आप देख रहे हैं कि जो OH है पहले कार्बन पर वो आपका हो गया लेफ्ट साइड में। तो जब आपका बच्चों हो जाए कहां पर, लेफ्ट साइड में,
तो इसको हम नाम क्या देंगे, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये बच्चों है बीटा डी ग्लूकोज और ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। आशा करते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है उसको भी आप आसान से शब्दों में समझे होंगे, कोई परेशानी नहीं हुई होगी बच्चों समझने में। अंतर केवल OH समूह का इधर उधर का है, बस और कुछ नहीं है। अब इसके बाद बच्चों हम समझते हैं ग्लूकोज की पायरनोज संरचनाएं क्या होती हैं। तो बच्चों जो ग्लूकोज की पायरनोज संरचना है वो हायवर्थ ने जो है पायरान से प्रेरित होकर के या पायरान को देख करके ग्लूकोज का जो है पायरनोज संरचना बनाया। वो संरचना कैसे बनेगी, इन्हीं के द्वारा बनेगा बच्चों। आइए आगे समझते हैं। तो यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये चीज बच्चों। अब यहां पर हम समझ लेते हैं बच्चों कि ग्लूकोज की पायरनोज संरचना क्या होता है। यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पायरनोज संरचना क्या होता है ग्लूकोज का। तो आपके पास हेडिंग बन जाती है ग्लूकोज की पायरनोज संरचनाएं। इसको साइड में बच्चों हमने इसलिए रखा क्योंकि इन्हीं के द्वारा आपका ग्लूकोज की पायरनोज संरचनाएं बनने वाला है। तो रिवीजन है बच्चों, रिवीजन आप जबरदस्त करिए क्योंकि रिवीजन ही आपका महत्वपूर्ण अंक लाने वाला है बोर्ड की परीक्षा में। तो देखिए बच्चों, पायरनोज संरचना बनेगा कैसे। आप देख रहे हैं जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से आपका पहला कार्बन और पांचवा कार्बन अटैच्ड है। इसमें भी आप देख रहे हैं चाहे अल्फा बीटा दोनों में पहले कार्बन से और पांचवें कार्बन से आपका ऑक्सीजन अटैच्ड है। तो ग्लूकोज की पायरनोज संरचना बनेगी कैसे बच्चों, ये आपका रहा ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन से जुड़ा है पहला कार्बन और पांचवा कार्बन, तो ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, ये आपका पांचवा कार्बन। छठवां कार्बन कहाँ है बच्चों, अभी जब संरचना पूरे तरह से बनेगा तो आप समझ पाएंगे। अब देखिए बच्चों, अब जो ग्लूकोज की पायरनोज संरचना बनेगी वो भी दो बनेगा, एक अल्फा डी ग्लूकोज का, एक बीटा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज का याद रखिएगा बच्चों, इसमें दो साइड्स हैं, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। ये आपके पास 5 कार्बन और इसमें भी 5 कार्बन। तो जो आपका राइट साइड्स में समूह जुड़ा हुआ है उसको हम बच्चों जोड़ेंगे कार्बन के नीचे। यहां 2 साइड्स बन रहे हैं बच्चों, अप साइड और डाउन साइड। तो ये आपका बच्चों पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है। छठवां कार्बन जब संरचना बनाएंगे तो छठवां कार्बन अपने आप आ जाएगा बच्चों। तो पहले कार्बन पर बच्चों
देखिए OH समूह राइट साइड में है, हाइड्रोजन परमाणु लेफ्ट साइड में है। जो चीजें बच्चों राइट साइड में है उसको आप डाउन साइड में जोड़िए, जो लेफ्ट साइड में है उसको आप अप साइड में जोड़िए। तो आप देख रहे हैं पहले कार्बन पर OH राइट साइड में है तो इसको हम डाउन साइड में जोड़ेंगे, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है तो अप साइड में। आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे। बाकी चीजों पर प्रक्रिया ऐसे ही करनी है। दूसरे कार्बन पर बच्चों OH राइट साइड में है तो डाउन साइड में जोड़ेंगे, इसको ऊपर। तीसरे कार्बन पर देखिए बच्चों परिवर्तन है, तीसरे कार्बन पर OH आपका लेफ्ट साइड में है और हाइड्रोजन राइट साइड में है तो ये हाइड्रोजन आप नीचे जोड़ेंगे, OH को आप ऊपर जोड़ेंगे। चौथे कार्बन पर बच्चों OH आपका राइट साइड में है तो डाउन साइड में जोड़ेंगे और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है तो अप साइड में। अब पांचवें कार्बन पर बच्चों आप देखिए H जुड़ा हुआ है और CH2OH जुड़ा है तो CH2OH को बच्चों ऊपर रखिएगा, CH2OH और ये हाइड्रोजन। ये बच्चों ग्लूकोज की पायरनोज संरचना है। अब चूंकि ग्लूकोज एक अल्फा डी ग्लूकोज है, एक बीटा डी ग्लूकोज है, इसकी भी संरचना आपको मैंने बताया। तो ये जो आपका है ये अल्फा डी ग्लूकोज के द्वारा बना है तो ये आपका होगा अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज, ग्लूकोपायरनोज। इसी तरह से बच्चों जो आपका बीटा डी ग्लूकोज है, जब बीटा डी ग्लूकोज के द्वारा पायरनोज संरचना बनाएंगे तो उसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। इसके द्वारा भी बना लेते हैं बच्चों। तो ये आपका ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन से 5 कार्बन जुड़े हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 करके। तो ये आपका पहला कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, ये आपका 5वां कार्बन, 5वें से 6वां अपने आप जुड़ जाएगा। तो इसमें भी प्रक्रिया वही अपनानी है बच्चों। करना क्या है, जो राइट साइड में है उनको डाउन साइड में जोड़ना है और जो लेफ्ट साइड में है उनको अप साइड में जोड़ना है। तो पहला कार्बन देख रहे हैं बच्चों, अल्फा और बीटा में अंतर यही है कि अल्फा में OH जो है पहले कार्बन पर राइट साइड में है, बीटा में लेफ्ट साइड में है। तो जोड़ेंगे बच्चों, पहला कार्बन ये आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहले कार्बन पर H आपका राइट साइड में है, डाउन साइड में जोड़ेंगे। OH समूह आपका लेफ्ट साइड में है तो इसको अप साइड में जोड़ेंगे। दूसरे पर अब प्रक्रिया आप समझ गए होंगे बच्चों। तो ये आपका हो जाएगा OH। तीसरे पर यहां पर बच्चों देखिएगा थोड़ा सा फॉल्टिंग है, ये बच्चों H है, OH नहीं है, EH है। दोनों साइड OH नहीं हो सकता है, एक साइड H होगा, एक साइड OH होगा। तो तीसरे पर बच्चों OH आपका लेफ्ट साइड में है और H आपका राइट साइड में है तो इसको आप नीचे जोड़ेंगे, इसको आप OH जोड़ेंगे ऊपर। चौथे पर बच्चों OH राइट साइड में है, नीचे जोड़ेंगे, EH लेफ्ट साइड में है, ऊपर जोड़ेंगे। पांचवें पर प्रक्रिया दोनों में सेम है बच्चों, CH2OH को आप ऊपर जोड़िएगा, EH को आप नीचे। अब बच्चों ये जो संरचना है ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज से ये पायरनोज संरचना बनी है तो इसको बोलेंगे हम बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। ग्लूकोपायरनोज। तो बच्चों ये है आपका ग्लूकोज की सभी संरचनाएं। ग्लूकोज का डीएल विन्यास क्या होता है, ग्लूकोज की अल्फा एवं बीटा संरचनाएं क्या होती है, ग्लूकोज की पायरनोज क्या संरचनाएं होती हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से आपके पेपर के लिए बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये संरचनाएं बार बार पेपर में पूछी गई हैं तो इसको आप आशा करते हैं कि अच्छे से समझे होंगे। और आज की क्लास को बच्चों यहाँ पर ब्रेक करते हैं। क्लासें ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे।
तो आज की क्लासों को यहीं ब्रेक करते हैं बच्चों। जय हिंद।